Hello everyone, welcome to Sipika Social Science classes. So dear students, in this lecture we are going to discuss about our new topic, that is what makes election in India democratic. कि कौन से ऐसे factors हैं, कौन से ऐसे reasons हैं which makes election in India democratic. और इससे पहले वाली वीडियोस में स्टूडेंट्स हमने पूरा इलेक्शन प्रोसेस डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कैसे डिवाइड करते हैं, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज कौन सी होती हैं, देन वोटर लिस्ट, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, इलेक्शन कैंपेन, पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट मीन्स विनर इज़ अनाउंस्ड। ये हमारा पूरा इलेक्शन प्रोसेस हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक है वो इसके ऊपर बेस्ड है कि इलेक्शंस डेमोक्रेटिक कैसे होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे हम सब ने इलेक्शन के टाइम में सुनते ही हैं कि अनफेयर प्रैक्टिसेस आर यूज्ड इन इलेक्शन, कि कुछ गलत तरीके हैं वो इलेक्शंस में यूज़ किए जाते हैं। न्यूज़पेपर और टेलीविज़न में बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, एलिगेशन लगाए जाते हैं कि ये वाली पार्टी ऐसे जो बैड ट्रिक्स है वो यूज़ कर रही है इलेक्शन में जीतने के लिए, जैसे इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम, उसने कुछ ऐसे कैंडिडेट्स के नाम डाल दिए हैं जो इलेक्शन प्रोसेस में या कैंडिडेट बनने के काबिल नहीं है, और एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम्स इन द लिस्ट, और कुछ ऐसे नेम्स हैं जिसको हमने लिस्ट में से निकलवा दिया है। तो स्टूडेंट्स, ये रीजंस हैं जिसके कारण लगता है कि इलेक्शंस जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं हो रहे हैं। जैसे मिस यूज़ ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़, कि जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं, जैसे रूलिंग पार्टी के पास कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ एक्स्ट्रा होती है क्योंकि वो उस टाइम वो पार्टी रूल कर रही है, और कुछ पार्टीज़ उस टाइम पर अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ का मिस यूज़ करती हैं। एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट, अगर कैंडिडेट रिच है, उसके पास मनी ज़्यादा है, तो वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा, कैसे, ब्राइब दे के वोट खरीदने की कोशिश करेगा, और कहीं ना कहीं मनी ज़्यादा स्पेंड करने से वोटर्स पे भी इफेक्ट पड़ता है। नंबर ऑफ पीपल जो है वो उसकी तरफ हो जाते हैं। द पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट द इलेक्शन प्रोसेस, तो उनके लिए वो मैटर नहीं करता कि हमारा लीडर कौन सा है। उस टाइम पे वो ब्राइब के ज़रिए जो पर्सन रिच कैंडिडेट है उसकी तरफ जाने की कोशिश करती हैं। तो ये भी मेन फैक्टर है। रिगिंग ऑफ बूथ क्या होता है? रिगिंग ऑफ बूथ मीन्स फ्रॉड एंड माल प्रैक्टिसेस इंडल्ज बाय अ पार्टी और कैंडिडेट टू इंक्रीज इट्स वोट। मीन्स कोई पार्टी है वो अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए फ्रॉड और माल प्रैक्टिसेस करती है। जैसे आपने देखा होगा, पर्सन इज डूइंग और गिविंग मल्टीपल वोट्स, मतलब एक ही पर्सन, सेम पर्सन ही 4 और 5 बारी वोट डाल के आ रहा है, या ब्राइब दे के आप वोट करवा रहे हो। तो ये कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं जो की जाती है उस टाइम पर, और हम मीडिया में भी सुनते हैं जब इलेक्शन प्रोसेस हो रहा होता है कि ऐसा कुछ चल रहा है। तो क्या हम इसे बोल सकते हैं कि इलेक्शन डेमोक्रेटिक हो रहे हैं? नो। अगर ये रीज़न सुन रहे हैं तो इलेक्शन डेमोक्रेटिक नहीं हो रहे हैं। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है, देन हाउ इट इज़ डेमोक्रेटिक, मीन्स हम अपने इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक कैसे प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं जिससे हम अपने इलेक्शन प्रोसेस को डेमोक्रेटिक प्रूव कर सकते हैं। तो देयर आर मैनी फैक्टर्स विच इंश्योर दैट इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया आर डेमोक्रेटिक। नंबर 1 है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन मीन्स इट इज़ अ पावरफुल बॉडी, मीन्स एक ऐसे पावरफुल इलेक्शन कमीशन होती है, इट इज़ इंडिपेंडेंट बॉडी दैट कंडक्ट्स इलेक्शन इन इंडिया। मीन्स अगर इलेक्शन कंडक्ट कराना है तो पूरा जिम्मा इस इलेक्शन कमीशन का होता है, और ये इंडिपेंडेंट होती है। मीन्स इस पर किसी भी पार्टी का, किसी भी लीडर का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता, कोई भी इसको अपने फेवर में करने की कोशिश नहीं कर सकती। तो ये पहला फैक्टर है जिसकी वजह से हम सोच सकते हैं कि इंडिया में या किसी भी जगह पर इलेक्शन डेमोक्रेटिक हो सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट है आपका इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। नंबर सेकंड है पॉपुलर पार्टिसिपेशन, मीन्स हाउ मेनी पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन प्रोसेस, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि क्या जो इतनी लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर लिविंग हेयर, तो उनमें से कितने लोग हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन प्रोसेस में। और अगर आप चाहते हैं कि राइट कैंडिडेट चूज़ हो, सही कैंडिडेट जो लीडर बने, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर लोग इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अगर वो वोट डालने नहीं जाएंगे, तो जो कैंडिडेट वो चाहते हैं वो चूज़ नहीं कर पाएंगे। थर्ड है एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। अगर इलेक्शन आउटकम मतलब रिजल्ट, और जो रिजल्ट बन गया है, मीन्स जो लीडर चूज़ हो गया है, लोगों को और पार्टीज़ को उस रिजल्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
तो दीज आर द फैक्टर्स विच मेक्स एन इलेक्शन प्रोसेस डेमोक्रेटिक। तो स्टूडेंट्स ये सिर्फ इस लेक्चर में मैंने आपको अभी आउटलाइन दी है, अभी आगे हम डिस्कस करते हैं इसका वन बाय वन कि कैसे हम इलेक्शन को थॉरली प्रॉपरली डेमोक्रेटिक बना सकते हैं। अब नंबर 1 पॉइंट हमारा आता है जो अभी डिस्कस किया, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। वेदर इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक और नॉट डिपेंड्स ऑन हु कंडक्ट्स द इलेक्शन। मीन्स इलेक्शन डेमोक्रेटिक है या नहीं, ये सबसे मेन फैक्टर कौन है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे इलेक्शन कमीशन के ऊपर। क्योंकि इलेक्शन कमीशन इज दैट बॉडी, मीन्स दैट इंडिपेंडेंट बॉडी हु कंडक्ट्स इलेक्शन इन इंडिया। और वो किसके इलेक्शन कमीशन जो है उसका मेन हेड कौन है, इलेक्शन कमिश्नर। जो इलेक्शन बॉडी का मेन हेड है दैट इज इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर मीन्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर हु इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जिसको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ऑफ द कंट्री। इट एंजॉयज द पावर एज जुडिशरी। जैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज के पास पावर होती है, जुडिशरी के पास पावर होती है सारे डिसीजन लेने के लिए, उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करना मुश्किल होता है, वो किसी के फेवर में आकर डिसीजन नहीं ले सकता। इन द सेम वे इलेक्शन कमिश्नर को भी सेम पावर होती है जैसे जुडिशरी के पास पावर होती है। और इसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। आफ्टर अपॉइंटमेंट मीन्स अगर आपने एक बारी अपॉइंटमेंट कर दी इलेक्शन कमिश्नर की, दैट पर्सन इज़ नॉट आंसरेबल टू प्रेसिडेंट। उसके बाद वो आंसरेबल नहीं है प्रेसिडेंट के लिए, मीन्स प्रेसिडेंट भी उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। अपॉइंट तो प्रेसिडेंट ने किया, बट अपॉइंटमेंट के बाद वो खुद ही एक इंडिपेंडेंट बॉडी बन जाती है, इंडिपेंडेंट एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, एक यूनिट बन जाती है जिसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करना प्रेसिडेंट भी उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। तो वर्चुअली इम्पॉसिबल टू रिमूव द CEC मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर। एक बार आपने उसको अपॉइंट कर दिया तो इतनी आसानी से जब तक इलेक्शन प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता तब तक आप उस इलेक्शन कमिश्नर को हटा नहीं सकते। मीन्स इलेक्शन जो कमिश्नर का जो पूरा प्रोसेस होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, टाइम ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन टू डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। मतलब जब वो रिजल्ट टाइम अनाउंस करता है कि कब इलेक्शन प्रोसेस शुरू होगा, और जब तक रिजल्ट अनाउंस नहीं होता तब तक पूरा प्रोसेस किसके हाथ में होता है, इलेक्शन कमिश्नर के हाथ में। अब उसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर की कौन कौन सी पार्ट्स होती हैं। क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर को कुछ पावर दी होंगी, उसी के बिहाफ पर वो इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। तो डिस्कस करते हैं उसकी पार्ट्स के बारे में। नंबर 1, इलेक्शन कमिश्नर टेक डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन फ्रॉम द टाइम ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। मीन्स जो भी कोई भी किसी भी चीज़ के लिए कोई भी डिसीज़न लेना है इलेक्शन से रिलेटेड, वो सारा का सारा डिसीज़न लेने का राइट किसको है, इलेक्शन कमिश्नर को है, इलेक्शन कमीशन को है। तो वही सारे डिसीज़न लेती है जब इलेक्शन स्टार्ट हो रही है तब से लेकर जब तक इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस नहीं हो जाता। इट इम्प्लीमेंट्स द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इट इम्प्लीमेंट्स द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब क्या होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि जैसे हमने किया था कि कोई भी पार्टी इलेक्शन प्रोसेस के लिए वर्शिप के प्लेस को यूज़ नहीं कर सकती है, जैसे गुरुद्वारा, चर्च या मॉस्क, इसका यूज़ नहीं करेगी अपने इलेक्शन प्रोसेस को करने के लिए। क्योंकि अगर आप यहाँ पर कर रहे हो तो आप एक रिलीजन को अपने साथ रिलेट कर रहे हो कि इस रिलीजन को मानने वाले मुझे वोट देंगे। या कोई पार्टी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को यूज़ नहीं करेगी, गवर्नमेंट एयरक्राफ्ट को यूज़ नहीं करेगी, और ना ही कोई पार्टी नया कोई प्लान इंट्रोड्यूस करेगी एट द टाइम ऑफ द इलेक्शन। तो ये कुछ हमने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पढ़े थे। तो वही है कि इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिशेस द पार्टी एंड कैंडिडेट्स हु वायलेट। मीन्स अगर पार्टी ने जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हैं कि आप कोई इलेक्शन रिलीजियस प्लेस यूज़ नहीं करोगे, गवर्नमेंट के ऑफिशियल यूज़ नहीं करोगे और कोई नई पॉलिसी नहीं बनाओगे, तो अगर कोई पार्टी ऐसा कोई काम करती है तो उस पार्टी को पनिशमेंट भी मिलती है और उसके कैंडिडेट्स को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर भी निकाल दिया जाता है। थर्ड पॉइंट है द इलेक्शन कमिश्नर इज पावरफुल, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। मीन्स इलेक्शन कमिश्नर जो है
वो पावरफुल बॉडी है और वही रिस्पॉन्सिबल होता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन उन्होंने कैसे कराने। फ्री और फेयर इलेक्शन का मीनिंग होता है पीपल पार्टिसिपेट इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। पीपल को राइट है इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का और अपने चॉइस के अकॉर्डिंग वोट डालने का। और पार्टीज भी फ्री हैं टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड कैंडिडेट्स प्रेफर्ड बाय द पीपल आर इलेक्टेड। जो लोगों ने चूज़ किया होता है उसी को लीडर अपॉइंट किया जाता है। तो ये इलेक्शन कमिश्नर ही रिस्पॉन्सिबल होता है फ्री और फेयर इलेक्शन करने के लिए। मींस इलेक्शन सिंबल प्रोवाइड करना, इलेक्टोरल रोल बनवाना और कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिवाइड करना, फिर डेट फिक्स करना, नॉमिनेशन पेपर चेक करना। ये सारा का सारा काम किसके अंडर चलता है? ये सारा का सारा काम चलता है इलेक्शन कमिश्नर के अंडर चलता है, तभी फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट हो सकते हैं। और लास्ट पॉइंट नहीं सॉरी फोर्थ पॉइंट इज इलेक्शन कमिश्नर कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सर्टेन गाइडलाइंस टू प्रिवेंट यूज एंड मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट पावर एंड रिसोर्सेज। इलेक्शन कमिश्नर है वो गवर्नमेंट को ऑर्डर करता है कि कुछ जो गाइडलाइंस हैं वो यूज़ करनी है, आपने उसको फॉलो करना है। और गवर्नमेंट अब जो मतलब मान लो पार्टी जो पावर में है उसके पास एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है तो वो पार्टी भी अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं करेगी, क्योंकि पार्टी अपनी पावर का मिसयूज़ करती है टू इनहेंस इट्स चांसेस टू विन इन द इलेक्शन, ताकि उस पार्टी के चांसेस बढ़ जाए इलेक्शन को जीतने की। तो वो भी इलेक्शन कमिश्नर वो गाइडलाइंस देती है कि पार्टी मिसयूज़ नहीं करेगी पावर्स का। ऑन इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर नॉट द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट ऑफिसर गवर्नमेंट नहीं चूज़ किए हैं बट एट द टाइम ऑफ इलेक्शन जो गवर्नमेंट ऑफिसर चूज़ किए हुए हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसर जो है वो भी इलेक्शन कमिश्नर के अंडर काम करेंगे, गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा कि कैसे हम इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बना सकते हैं। उसके 3 फैक्टर्स बताए थे, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, पॉपुलर पार्टिसिपेशन, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। और उसमें से अभी हमने 2 टॉपिक क्लियर किए हैं, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है और इलेक्शन कमिश्नर की क्या पावर्स होती हैं। ये हमारा एक पॉइंट तो क्लियर हो गया इस वाले लेक्चर में, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट 2 पॉइंट्स, पॉपुलर पार्टिसिपेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम का क्या रोल है इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाने में। तो स्टूडेंट्स देखते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक यू।